Good morning, student. Yesterday we have finished solution chapter. We have seen different four types of colligative property and their usage, how to calculate the molecular masses of solid particle dissolved in them. We have seen that osmotic pressure method is the best method to calculate the molecular weight of the solute present in the solution. इसके बाद हम लोग देखे थे हेनरी ला का एप्लीकेशन देखे थे, उसका लिमिटेशन मैं पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। इसके बाद वी हैव सीन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद डिफरेंट सिचुएशन उसमें हम लोग देखे थे कि हाइपोटोनिक फ्रेश वाटर से अगर हम लोग ले जाते हैं सी वाटर में तो वहाँ पर एनिमल पर क्या असर पड़ेगा, और ये सी वाटर के एनिमल को अगर हम लोग लाते हैं इसमें फ्रेश वाटर में तो क्या असर पड़ेगा, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। इट इज branch of physical chemistry which deals with the study of interconversion of chemical energy and electrical energy, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी के इंटरकन्वर्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग सेल का स्टडी करते हैं, वह डिवाइस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइस कहेंगे। और दो तरह के डिवाइस यहाँ पर हो गया, एक गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल कहेंगे उसको, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द डिवाइस और द सेल दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, तो वैसे डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो दैट सेल or that device which convert the chemical energy liberated during a redox reaction। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, और अगर उस केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दें, या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर दें, ठीक है, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया आपका नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस ना, that chemical reaction which takes place automatically by itself. If initiation is required, then it will be started after the initiation. Such type of chemical reactions are said to be spontaneous reaction, और non spontaneous reaction जो automatically नहीं हो ना, उसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग ये ग्राउंड फ्लोर पर है, ठीक है, और ग्राउंड फ्लोर पर से वाटर हम लोग को चढ़ाना होगा अगर टॉप फ्लोर पर, तो क्या करते हैं हम लोग, ये मोटर लगाते हैं और मोटर से पानी चढ़ जाता है टॉप फ्लोर पर, और टॉप फ्लोर पर फिर हम लोग पाइप लगा देते हैं, पाइप लगा के जहाँ चाहे डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ ना, पानी हम लोग कहीं पर ले जाते हैं, फ्लो कर जाता है, आपका सक्सेस हो जाता है। तो जो आप ग्राउंड से आप टॉप फ्लोर पर जो पानी चढ़ा रहे हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, और टॉप फ्लोर से अगर पानी नीचे आ रहा है वो स्पॉन्टेनियस हो गया। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। आइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। पहला है आपका गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसा कि नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट सेल व्हिच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग आउट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ठीक है, यानी पॉट होता है, उसमें आपको दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक का नाम है एनोड और दूसरे का है कैथोड। एनोड जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जबकि गैल्वेनिक सेल, जिसको हम लोग वोल्टाइक सेल कहते हैं, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू ब्रिंग आउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना, इन व्हिच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल ना, या
कहते हैं। और इसमें होता क्या है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसमें भी दो इलेक्ट्रोड होता है, ऑक्सीडेशन हाफ शेल और रिडक्शन हाफ शेल। ऑक्सीडेशन हाफ शेल और रिडक्शन हाफ शेल ना, दोनों इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, और दोनों को हम लोग एक यू शेप ट्यूब से ऐड करते हैं, जिसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो आगे हम लोग डिटेल्स में दोनों के बारे में, दोनों सेलों के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए, अभी जो फर्स्ट स्लाइड में मैं जो आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और वैसे डिवाइस जो ऐसा करता है, उस डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का हो गया, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट सेल व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड दैट सेल व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। ठीक है, आइए कंडक्टर्स अब हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। ये अब कंडक्टर्स है क्या, तो वैसे सब्सटेंस which allowed to pass the electricity through itself or through the molten state। ठीक है, तो वैसे हम लोग सब्सटेंस को कंडक्टर कहते हैं। दैट सब्सटेंसेज which allow current electricity to flow through them, जैसे मेटल हो गया, aqueous solution of acid या aqueous solution of base, aqueous solution of salt, fused salt and impure water, सभी सभी गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और ये कंडक्टर्स जो होते हैं, इसको हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में, हाँ, एंड दैट सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ टू पास द करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ और इन मोल्टन स्टेट इज नोन एज बैड कंडक्टर और इंसुलेटर, जो कि सॉलिड स्टेट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्दर कंडक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। हम जैसा कि जानते हैं मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ द करंट ना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, ग्रेफाइट सब गुड कंडक्टर है, आपका मेटालिक कंडक्टर में आ जाता है। हालांकि ग्रेफाइट नॉन मेटल है, कंफ्यूज नहीं करना, मेटालिक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हम इसको कह देंगे। ठीक है, ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी एक गुड कंडक्टर है। ऐसा क्यों है, तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, इसमें देयर इज नो एनी केमिकल चेंज, और इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। अगर मेटालिक कंडक्टर में केमिकल चेंज होता तो जो हम लोग अपने बिल्डिंग में वायरिंग कराते हैं, वायरिंग बार बार चेंज करना पड़ता है, लेकिन केमिकल चेंज वहाँ नहीं होता है ना, आपका सिंपल एक स्पेसिमेन है, उसमें करंट फ्लो कर जाता है आपको। तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग मेटालिक कंडक्टर कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। ऑन हिटिंग द metallic conductor, their resistance increases, consequently flow of electron decreases। तो वहाँ पर मेटल के केस में होता क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने लगता है, जिसके चलते स्पीड कम जाता है। यही वजह है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू द मेटालिक कंडक्टर देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। While in the case of electrolytic conductor or the ionic conductor, they conduct electricity in their aqueous solution or in the molten solution. Ions are responsible for the flow of the current, and there is change in whenever their electrolysis takes place, then there is chemical change। ठीक है, and which brings to new product, और उसमें नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर के बारे में, हाँ, ऑन हिटिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक आयनिक कंडक्टर their electrical conductivity increases as it is against the metallic conductor। मेटालिक कंडक्टर में हिट करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज करता था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, आयनिक कंडक्टर के केस में क्या होता है, हिट करने से उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ता है। क्यों, बिकॉज व्हेनेवर हीट इज सप्लाइड टू द आयंस, देयर मोशन इंक्रीजेज, देयर स्पीड इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ने से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ने से उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा आयन का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड फर्दर इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। दैट इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज ऑलमोस्ट dissociated in the aqueous solution is known as क्या कहा जाता है, strong electrolyte कहा जाता है। while those electrolyte whose degree of dissociation is poor, which does not completely ionize
आयनाइजेज इन द aqueous solution are known as weak electrolyte. एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया आपका एसिटिक एसिड, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, अमीन हो गया। और आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया एग्जाम्पल, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट जितने भी है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को सब आ जाएगा इसमें। फिर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। ठीक है, आइए पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज आपका मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या है वो देखिए। चार्ज कैरियर जो होता है मेटालिक कंडक्टर में, इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, while in the case of electrolytic conductor these are free ions. There is no chemical change in the metallic conductor while chemical change takes place in electrolytic conductor. ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता है आपका मेटालिक कंडक्टर में, और जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आपको ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है। ठीक है, होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड पर लिबरेट हो जाते हैं, कि कोई एक इलेक्ट्रोड डिजोल्व करेगा तो दूसरा मोटा होने लगता है, तो ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है, जबकि आपको मेटालिक कंडक्टर में नहीं होता है। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द कर्नेल इलेक्ट्रॉन, और कर्नेल इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन के चलते इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ने लगता है हिट करने की वजह से। व्हाइल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर it is due to interionic attraction and viscosity of the medium. इसका जो रेजिस्टेंस होगा, तो एक आयन दूसरे आयन को, एक कटायन दूसरे आयन को अगर अट्रैक्ट करने लगेगा तो आयन का मोशन घट जाएगा। एंड इफ द there is a strong solute to solvent interaction, that means it will decrease further a movement of the ion, thus it increases resistance of the electrolytic solution. ठीक है, मेटल के केस में कर्नल इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन के चलते आपको रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इंटरआयनिक अट्रैक्शन होने लगता है। जैसे NaCl को पानी में डाल दिए तो Na प्लस और Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो आयन का मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया, फ्लो का रेट कम गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी घट गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टेंस में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अगर सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा हो तो क्या होगा, गढ़ा हो जाएगा ना, विस्कस हो जाएगा, और विस्कस में मूवमेंट जो होगा आयन का पुअर हो जाता है, तो भी आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, व्हाइल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज बिकॉज kinetic energy of ions increases, which increases the speed of the ions. Consequently, flow of ions increases, thus flow of current increases. That means resistance will decrease. While in the case of metallic conductor, resistance increases, decreasing the electrical conductivity. Why so? Due to vibration of kernel electron ना, या बल्कि ये कह दीजिए आप कि वहाँ पर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, वहाँ फिजिक्स में पढ़िएगा, जिसके चलते आपको ये क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नॉट फॉलोड व्हाइल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इट फॉलोज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। ठीक है, हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे जहाँ पर जिसकी जरूरत पड़ेगी। आइए कंडक्टर, हम लोग कुछ टर्म्स अब हम लोग पढ़ेंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का सेम होता है। यह कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, किसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का होता है, L जिसको हम लोग कहते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A हो तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, ये कांस्टेंट आपका रो हो गया, यानी R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर R इज रेजिस्टेंस and is measured in ohm, which in terms of SI base unit is equal to kg per meter square, kg meter square। ठीक है, या फिर उसको हम लोग कहते हैं साइमन क्यूब A स्क्वायर, ये जहां हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फीट स्टोन ब्रिज। अब किसी भी आपका
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो या मेटालिक कंडक्टर हो, उसका रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग हीट इलेक्ट्रॉन ब्रिज का यूज करते हैं। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो, दैट इज ग्रीक ना, रेडाइज रो इज कॉल्ड resistivity or specific resistance. Its SI unit is mho ना, रेजिस्टेंस का सॉरी आपका क्या हो गया आपका SI यूनिट, तो OHM ओम लिखते हैं इसको हम ओम मीटर। हाँ ओम मीटर होगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, और यही ओम मीटर हो गया, या महो हम लोग कहते हैं इसको। एक मिनट, महो किसको कहेंगे आगे हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो पहले तो ओम मीटर देख लो, तो कंडक्टेंस के उल्टा होता है, तो अभी वहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा, और रेजिस्टेंस का अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से रो हो गया, यहाँ एल हो गया, ए हो गया, सबका अगर यूनिट हम लोग पुट कर दें तो आपका इसका यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ से रो अगर हम हटा देते हैं तो आर हो गया इंटू ए हो गया इंटू एल हो गया, ऐसे करके यूनिट निकाल सकते हैं हम लोग इसका, देख लो, यानी कि रो इज इक्वल टू आर इंटू एल, ठीक है, आर ए हो गया तुम्हारा, आर इंटू ए हो गया अपॉन एल हो जाएगा तुम्हारा ये रो का वैल्यू, ठीक है। आर हो गया तुम्हारा ओम, और ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ हो गया तुम्हारा मीटर, ठीक है। तो ये मीटर से स्क्वायर कट गया, ओम मीटर बच गया, तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया ओम मीटर, ये ठीक है। 1 ओम मीटर बराबर हो गया 1000 ओम 100 ओम सेंटीमीटर, या 1 ओम सेंटीमीटर बराबर हो गया 0.01 ओम मीटर। तो ये इंटर कन्वर्सन है तो सिंपल है, आप जान ही रहे हैं पहले से। अब नेक्स्ट हो गया आपका रेजिस्टिविटी फॉर ए सब्सटेंस, for a substance it is its resistance when it is 1 meter long and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस है और ये तुम्हारा रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो अगर हम लोग एल लेंथ 1 मीटर कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया, रो हो जाएगा। तो यहीं से तो डिफिनेशन आ गया रेजिस्टिविटी का, क्या, resistivity for a substance is its resistance when it's 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ही आपका रेजिस्टिविटी होगा कब, जब उसका लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। आइए, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस का अगर इनवर्स हम लोग ले लें, इसको हम लोग कैपिटल जी से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस का इनवर्स जो हो गया वो कंडक्टेंस हो गया। तो ठीक है, जी बराबर 1/r हो गया, ठीक है। आर का वैल्यू रख दो यहाँ, आर का वैल्यू रखोगे तो ए अपॉन रो एल आ गया, ठीक है। और इसी को फिर आगे कन्वर्ट कर दीजिए, तो के ए अपॉन एल आ गया आपका। कैसे किया जाता है वो हम लोग आगे फिर एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर के बराबर हो गया आपका जी, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका किया हुआ है, तो अगर के का वैल्यू हम लोग निकाल दें, ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, जी इंटू एल, देखो ये जी है, ये एल हो गया, तो जी इंटू एल हो गया, नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो के का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो जहाँ पर आपका फिर इसको हम लोग विच इम्प्लाइज के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जी स्टार को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, एंड इट इज इक्वल टू एल बाई ए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, by knowing the value of L and A can we calculate the value of cell constant? तो आंसर होगा no, because the calculation of L and A for a aqueous solution or for electrolytic solution is very difficult. Therefore the value of G can be calculated, G star, that is cell constant, can be calculated by knowing the value of K and G. तो हम लोग के और जी का वैल्यू जान करके हम लोग जी स्टार का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हो गया आपका के, जहाँ पर कप्पा कहलाता है, ठीक है, कप्पा बायोलॉजिकल वर्ड है ये। तो के जहाँ पर आपका कप्पा हो गया, स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। स्पेसिफिक कहाँ नीचे भी लिखा ही हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो यही हो गया आपका फॉर्मूला स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है क्या ना, तो ये
आपका आगे चल कर कभी हम जस्ट इसका डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 वर्ड जाने, एक रेजिस्टेंस जाने, ठीक है, दूसरा स्पेसिफिक ये रेजिस्टिविटी हम लोग देखें, इसके बाद कंडक्टेंस देखें, ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखें। तो आगे हम लोग देखते हैं। यही हो गया आपका एक क्यूब है, ठीक है, इसका लेंथ हम लोग 1 सेंटीमीटर कर दिए, ब्रेड्थ भी कर दी, हाइट 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दी। दो अपोजिट फेस से, ठीक है, हम लोग करंट निकाल दिए। तो दो अपोजिट फेस में अगर इसमें सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर अगर पूरा हो जाएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर दो अपोजिट फेस के बीच में अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकाल दें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस निकाल दें, तो उसी को हम लोग ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग के कहते हैं। एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ resistivity. Inverse of resistivity, that is 1 by rho, is called conductivity or specific conductance and is represented by symbol K. K stands for Greek word kappa ना, K बराबर 1 by rho. The conductance of the solution of 1 centimeter length and having 1 square centimeter as area of cross section. In other words, specific conductance is conductance of 1 centimeter cube of a solution of electrolytic solution. ना, यही एक क्यूब हो गया। तो लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ना, इसको मेंटेन कर दिए 1 1 और क्यूब में तो बराबर होता है सारा एज, और इसी में 1 सेंटीमीटर सोल्यूशन हम लोग डाल दें तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस वॉल्यूम में दो अपोजिट फेस के बीच में जो आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, और यह रेजिस्टिविटी का आपको जस्ट इनवर्स होता है। तो ये जान गए आप। आइए, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन, याद रखना है। कंडक्टेंस जो कि आपका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, यह साइमन होता है, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एस एंड इज इक्वल टू पर ओम ना, ना या महो कहते हैं हम लोग, या उल्टा पर ओम कह सकते हैं। The SI unit of conductivity is Simon per meter, but quite often K is expressed in Simon per centimeter. Conductivity of material in Simon per meter is its conductance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square. It may be noted that 1 Simon per centimeter is equal to 100 Simon per meter. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी पब्लिक मोलर कंडक्टेंस, ये है क्या, तो इसको देखिए। इट इज कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। कोई वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम ले लिए और उसमें हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, तो जो सभी आयनों का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, किसके तरफ, टुवर्ड्स कंडक्टेंस, उसी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या हो गया आपका, लेमडा एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू के इंटू भी। ठीक है, तो आ जाइए आप, अगर भी यहाँ वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में ले लें। ठीक है, भी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज m मोल पर लीटर, अगर वॉल्यूम m पर लीटर हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन m हम लोग कर देंगे। ठीक है, m जहाँ हो गया आपका मोलरिटी, तो यही एक मेन फॉर्मूला हो गया आपका लेमडा का। लेमडा m का मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के हो गया आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये हो गया 1000 m हो गया मोलरिटी। मोलरिटी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन 1 liter of the solution. The molar conductivity of electrolytic solution is defined as its conductivity divided by its molar concentration. इसका दूसरा फॉर्मूला आपका लेमडा m का ये है ना, लेमडा m इज इक्वल टू के इंटू के अपॉन सी, सी जहाँ हो गया कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो सबसे बेस्ट फार्मूला ज्यादातर न्यूमेरिकल इस पर पूछता है, कभी कभार ये भी पूछता है। ठीक है, अब इफ K is expressed in Simon per meter and concentration C in mole per centimeter cube, then the unit of lambda m is Simon meter square per mole. If K is expressed in Simon per centimeter and the concentration C is in mole per liter molarity, then लेमडा एम बराबर देख रहे हैं कैलकुलेशन, या कैलकुलेट करके उसका यूनिट निकाल सकते हैं। चलिए, आज थोड़ा 5 मिनट 4 मिनट पहले छोड़ देता हूँ, नाश्ता नहीं किया, नाश्ता करूंगा।